नमस्कार। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबर देहरादून से है। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई है। आई कार्ड पहने हुए आशा वर्कर्स को अपनी पहचान बताने के बाद भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई और ईंट से भी मारने की कोशिश की गई। यही नहीं, समझाने के बाद पार्षद के साथ भी धक्का मुक्की हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी लोग मुस्लिम सेवा संगठन के हैं। हेल्थ चेकअप के लिए दून की आजाद कॉलोनी में आशा कार्यकर्ता गई थी, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई और गलत व्यवहार किया गया। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि पुलिस इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही कॉलोनी है जहां पर आशा वर्कर्स गई थी। उन तमाम महिलाओं ने आई कार्ड भी पहना हुआ था, उसके बावजूद भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उन्होंने अपनी पहचान बताई, पहचान दिखाई भी, उसके बावजूद उनके साथ अभद्रता की गई। जो हमारे डिप्टी एसपी हैं सीओ सदर, वो इसकी जांच कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि जांच के बाद जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें डीजीपी के आदेश के बाद जमातियों पर एक्शन शुरू हो गया है। यहां 2 जमाती युवकों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताना रुड़की में भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और फिलहाल दोनों युवकों को क्वारंटीन कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस दौरान कोई बाहर कहीं यात्रा पर गया हो तो वो उसकी जानकारी जरूर दे। सूचना मिलने पर और उसे आगे डेवलप करते हुए 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है 188, 336 और 307 आईपीसी के अंतर्गत। राज्य में जमातियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई रंग ला रही है। पुलिस की चेतावनी को देखते हुए 6 अप्रैल तक 180 जमाती प्रशासन के सामने आ चुके हैं और इन लोगों ने जमात से लौटने की बात मानी है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस ने हरिद्वार में 2 जमातियों के खिलाफ 307 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी तक राज्य में 899 जमातियों को क्वारंटीन किया गया। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि अभी भी टीमें जमातियों की धरपकड़ कर रही है और कोई भी जमाती नहीं छूटेगा। को हम पता लगा लेंगे। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे पुलिस लग जाती है तो फिर तो हम उसे अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो फिर नहीं बचेगा कोई भी। तो हम पूरा थोरोली लगे हुए हैं। हमने अपने जहाँ ज़रूरत है वहाँ के डंप डाटा भी ले लिए हैं और पूरा हमारे पास एक एक चीज़ की मेहनत की जा रही है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एक जमाती के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते हिमालयन अस्पताल में हड़कंप मच गया। जमाती के परिवार के एक सदस्य अस्पताल में स्टाफ नर्स है और जमाती के पॉजिटिव आते ही पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमालय हॉस्पिटल ने संबंधित नर्स के अलावा किसी भी स्टाफ को क्वारंटीन नहीं किया है, जो कि घोर लापरवाही है क्योंकि संबंधित नर्स कोरोना पॉजिटिव जमाती के लगातार संपर्क में थी और नर्स के संपर्क में आए अन्य स्टाफ और मरीजों को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल स्टाफ नर्स का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से कई लोगों पर बड़ा खतरा आ गया है, लेकिन प्रबंधन इस पर बोलने को तैयार नहीं है। लौटे जमाती परिवार के चलते यहाँ एक स्टाफ नर्स काम करती है जिसको क्वारंटाइन किया गया है सुद्दोवाला में, जिसके चलते हिमालयन हॉस्पिटल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई करता है रिपोर्ट आने के बाद। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में फिलहाल 9 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी क्षेत्रों को प्रशासन ने क्वारंटीन किया हुआ है। नैनीताल में बनभूलपुर का इलाका, हरिद्वार में गैड़ी खाता गुज्जर बस्ती, रुड़की का पन्याला गांव का क्षेत्र, देहरादून में डोईवाला के झबरावाला और केशवपुर बस्ती, देहरादून सिटी में लक्कीबाग क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती, भगत सिंह कॉलोनी और कारगी ग्रांट क्षेत्र के कॉलोनी और इंडियन फॉरेस्ट अकेडमी। इन सभी क्षेत्रों में प्रशासन ने कॉलोनियों के आउटकमिंग और इनकमिंग गेट पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यहां आवाजाही पूरी तरह बंद की गई है। खासकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक देश भर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 से 20 कोरोना पॉजिटिव केस वाले जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं उनमें से एक देहरादून भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र की तरह उत्तराखंड सरकार भी अपने मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती कर सकती है। कल होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड के सभी विधायक एवं मंत्री अपनी विधायक निधि से पहले ही 15-15 लाख की धनराशि और एक महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दे चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री रावत अपने 4 महीने का वेतन कोरोना रिलीफ फंड में दे चुके हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक है और मुझे लगता है कि कल सर्वसम्मति से जितने भी लोग कल बैठक में रहेंगे और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है या हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा भी निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसी महामारी में कोई भी मना नहीं कर सकता है। देश हित में, प्रदेश के हित में कोई भी निर्णय होगा तो वो लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस विषय में बैठ के बातचीत जो भी होगी उस पर हम निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इस पर कल होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जिस तरह के हालात राज्य में बनते जा रहे हैं उसे देखते हुए सरकार लॉकडाउन को लेकर गंभीरता से विचार करेगी। इसमें केंद्र की एडवाइजरी के साथ ही अन्य राज्यों की प्लानिंग का भी अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड में 6 अप्रैल तक 31 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन लॉकडाउन में ऐसी स्थिति ना बने कि लॉकडाउन खोलते हुए भीड़ इकट्ठी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। यही उत्तर प्रदेश में, यही हर राज्य में सूचनाएं आ रही हैं, तो हम लोग भी इस पर अध्ययन करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता दें, यहां कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भगत सिंह कॉलोनी में 14 तारीख तक बैंक बंद रहेंगे। दुकानें, बैंक, ऑफिस सब बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। परिवार का एक सदस्य को ही जरूरी सामान लेने की परमिशन है। एरिया के अंदर सरकारी मोबाइल शॉप से ही सामान खरीदने की परमिशन है। इमरजेंसी की सूरत में पुलिस के 112 नंबर को संपर्क करना होगा। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद भगत सिंह कॉलोनी को सील कर दिया गया है। आज डीएम ने सुरक्षा के लिहाज से नियमों के साथ आदेश जारी किया है। चमोली में क्वारंटीन सेंटर से एक युवक फरार हो गया। यहां कालेश्वर स्थित GMVN गेस्ट हाउस से युवक फरार हो गए, जिससे हड़कंप मच गया। इसके बाद युवक की खोजबीन की गई और करीब 15 किलोमीटर दूर गौचर में युवक को पकड़ा गया। युवक को वापस से क्वारंटीन सेंटर लाया गया है। आरोपी युवक कर्नाटक का रहने वाला है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मैं रखा गया था उसको कालेश्वर में, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वो एक्चुअल में GNVN ने जो बनाया है वो पर्यटक आवास के रूप में बनाया है, लेकिन हमने उसको टेम्पररी उसको इसके लिए किया, क्वारंटाइन के लिए। तो जाके देखा वहाँ पे कर्नाटका का लड़का था जो पिछले कुछ विगत दिवस से वहाँ पे था। आज सुबह वो गया है, लेकिन उसको जाके गौचर में पकड़ लिया, दोबारा से उसको लाया है और व्यवस्थाएं और चाक चौबंद कराई हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो पाए। चमोली में कोरोना से जुड़ी अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात के पक्ष में पोस्ट लिखी थी और इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। नारायणगढ़ के पास में उन्होंने डाली थी तबलीगी जमात के बारे में, कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उनको उनके खिलाफ रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करके आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन प्रभारी बनाए गए मंत्री घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। जिलों में जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई योग कर रहा है तो कोई खेती। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्रियों की ड्यूटी जिलों में लगी है, लेकिन कांग्रेस को मंत्रियों का कम काम और ज्यादा आराम पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से या फिर खेती और योग करने से जनता की दिक्कत कैसे दूर होगी। कोई योग कर रहा है, कोई क्या नाम खेतियों में काम करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों का अभाव है, उसको पूरा करने का काम करे और प्रभारी मंत्रीगण जो है लगातार इस पर जो है नज़र रखने का काम करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में वैसे भी प्रभारी मंत्रियों का जिलों में जाने का रिकॉर्ड खराब ही रहा है और अब कोरोना काल में तो मंत्रियों ने चादर ही ओढ़ ली है। अब ऐसे में धन सिंह रावत तो कहते हैं कि सभी मंत्री केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए बाहर कम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको ये भी निर्देश दिए हैं कि जनता के सीधे आप लोगों को उनसे मिलना चाहिए और हॉस्पिटलों का दौरा करना चाहिए, और इसके कारण आपने देखा होगा कि हम सब लोग जो है जनता के बीच में गए हैं और हॉस्पिटलों का हम पूरा दौरा करके आए हैं।
कोरोना के खौफ से हर कोई डरा हुआ है और खौफ से लगता है मंत्री भी डर गए और शायद यही वजह है कि कमरों में बैठकर जिलों की निगरानी कर रहे मंत्री काम कम और आराम ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हालांकि कुछ मंत्री घरों से बाहर निकलकर मदद भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट की घड़ी में लोगों को भोजन पहुंचा रहे गुरुद्वारा सिंह सभा का आभार व्यक्त किया। इसके बाद अरविंद पांडे ने बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर कर्मचारियों और चिकित्सकों का हालचाल जाना। मैं क्षमा चाहूँगा, जितना योगदान चाहे हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा हो चाहे और भी जो संस्थाएं हैं, जितना योगदान मानव जाति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे कहीं कम योगदान हमारे मीडिया के, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी का योगदान कम नहीं है। सब इस समय हिंदुस्तान को बचाने के लिए काम कर। पीएम केयर्स फंड में सहयोग को लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने अनूठी पहल की है। बलूनी हर रोज मदद देने वाले 5 लोगों के नाम अपने सोशल अकाउंट पर खुद बता रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पूरी शिद्दत से मदद के लिए जुटे हुए हैं। उत्तराखंड मूल के लोगों से अनिल बलूनी पीएम केयर फंड में दान देने की अपील कर रहे हैं और हर रोज 5 दानदाताओं के नाम अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, ये सिलसिला लॉकडाउन तक तो जारी रहने वाला है, साथ ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये विषम आपदा का वक्त है। सभी नागरिक घर में लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अचानक आई इस आपदा में विश्व की महाशक्तियां भी बेबस नजर आ रही हैं। पीएम केयर फंड के जरिए सभी नागरिक इस युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी ने कारोबारियों, होटल रिजॉर्ट संचालकों, पत्रकारों, संस्कृति कर्मियों, डॉक्टर, इंजीनियर सहित समाज की सभी विधाओं के महानुभवों से पीएम केयर फंड में सहयोग देने की अपील की है और अब तक कई बड़े नाम बलूनी की मुहिम से जुड़ भी चुके हैं। सांसद बलूनी ने अब तक गीतकार प्रसून जोशी, संस्कृति कर्मी पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश गुरुरानी, अधिवक्ता राकेश थपलियाल, वन विभाग के पूर्व प्रमुख RBS रावत, प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल, युवा कारोबारी सुनील उनियाल के नाम अपने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। अनिल बलूनी की इस नई और अनूठी पहल का बेहतरीन संदेश गया है और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने इसकी तारीफ की है। सांसद बलूनी ने सभी लोगों से घर पर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और लगातार हाथ धोने की अपील की है ताकि कोरोना से ये बड़ी जंग जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा के रानीखेत में एक जमाती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया था। कल 16 लोगों की जांच रिपोर्ट के लिए भेजा गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला प्रशासन ने रानीखेत के सुधामापुरी को पूरी तरह से सील कर दिया है। डीएम सहित जिले के अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, रानीखेत में हमारे यहाँ जमात से एक व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया था, उसको बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा वो 16 लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे। सभी 16 का टेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है, सभी की नेगेटिव आई है। एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है हम लोगों के द्वारा पूरा। कोरोना लॉकडाउन के चलते शराब तस्करों की सक्रियता भी बढ़ गई है। देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 पेटी देशी शराब के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि दोनों तस्करों में से एक तस्कर पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और देहरादून में ये तस्कर शराब की होम डिलीवरी करवा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे देवप्रयाग 36 लोगों को होटल और धर्मशालाओं में क्वारंटीन किया गया है। हालांकि लगातार इनकी हो रही जांच में अब तक कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इन पर पुलिस नजर रख रही है। वहीं कई दिन से क्वारंटीन लोग और उनके परिवार अब परेशान हो रहे हैं। घर वाले पर सेफ्टी तो है सर इसमें हमारी, इसलिए अभी बोलते हैं कोई बात नहीं, बोला 2-4 दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद घर वाले तो परेशानी है अभी। सर ये सोच रहे हैं कि निकल जाएं, ऐसे तो बढ़िया है, घर जाएंगे। हम तो अभी वहाँ से आए हैं, ये हरियाणा से, सोनीपत से। 36 लोग हैं यहाँ पे जिनको हमने अभी देखा है और अभी जो हमने स्थिति अभी तक की जो जांच की है उसमें तो अभी तक।
लॉकडाउन में घातक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां यूपी और उत्तराखंड की सीमा से घातक बीमारियों से लड़ रहे मरीजों को भी वापस लौटाया जा रहा है, इसलिए रामनगर के एसडीएम पास देने में हिचकिचा रहे हैं। जो मरीज हैं, जो कैंसर पेशेंट टाइप के मरीज हैं, जिनको कैंसर की बीमारी है, इस तरह के जो घातक बीमारियों से जूझ रहे मरीज हैं, उनके साथ भी कई बार दिक्कतें आ रही हैं। एसडीएम के पास के परमिट के बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ सीओ राम काशीपुर मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह की परेशानी लोगों को आ रही है यहाँ पर और किस तरह से उसको दूर किया जा रहा है? देखिए, जो साधारण अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए आ रहे हैं, हम लोग उन्हें बिल्कुल वापस कर दे रहे हैं। जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद है, और ऐसे कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी का कोई पेपर लेके आता है, उसमें पेशेंट होता है, तो हम लोग उसे जाने दे रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस भी वापस कर रही है ऐसे पेशेंट्स को वहाँ से। देखिए, अभी तक तो ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि यूपी में भी ऐसा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही पॉलिसी है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर कहा से किसी को तो उसे अलाउ किया जाए। हमारी एसडीएम रामनगर से बात हुई थी तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी कि यूपी बॉर्डर से लोगों को जो है कैंसर के जो पेशेंट हैं या घातक बीमारी से जो जूझ रहे हैं, उनको भी वापस कर दिया जा रहा है, इसलिए वो पास कम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो इसके विभिन्न है। यहाँ पर सीओ साहब का साफ कहना है कि लोगों को जो मेडिकल इमरजेंसी है उनको जाने दिया जा रहा है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, काशीपुर। कोरोना के कहर के बीच कई लोग लगातार दूसरों की मदद कर रहे हैं। चमोली के गौचर में युवाओं का ऐसा ये ग्रुप है जो लोगों को राशन और जरूरी सामान पहुंचा रहा है। चमोली के गौचर में यह राशन की किट तैयार हो रही है, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, चाय पत्ती के साथ मसाले और साबुन भी हैं। हर उस जरूरतमंद मजदूर को यहाँ मदद मिल रही है जो लॉकडाउन से परेशान है। हम गौचर के युवाओं ने, हमारे क्षेत्र के युवाओं ने ये निर्णय लिया कि हम लोग सब आपसी सहयोग से, आपसी धनराशि एकत्र करके इन गरीबों जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। मुकेश नेगी के साथ मिलकर महिलाएं किट तैयार कर रही हैं और फिर हर रोज यहाँ के युवा सामग्री बांट रहे हैं। अभी तक कहीं तक नहीं मिला। नगर पालिका में भी दिया, पर्ची नंबर भी दिया, यहाँ से एक बार पहले मिला, एक बार आज मिल रही। ये लोग जरूरतमंदों को खाना और जरूरी सामान तो पहुँचा ही रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली। लॉकडाउन के दौरान पिथौरागढ़ में नेपाल, यूपी और बिहार के हजारों मजदूर फंसे हैं, लेकिन इन मजदूरों की मदद के लिए कई लोग आगे भी आ रहे हैं। यहाँ रह रहे मजदूरों को 2 वक्त भोजन मुहैया कराने के लिए स्थानीय लोगों ने पहल की और इन जरूरतमंदों को भोजन खिला रहे हैं। कुछ लोगों की हमारी अपनी टीम है, इस टीम के तहत हमारा मतलब प्रयास यही है कि कोई मतलब जब भूखा न रहे। हमारा ये है कि हम गरीबों को, जो लेबर है यहाँ, जितनी जनता है इस लेने में लेबरों के लिए बना रहे हैं। अपनी 4-5 आदमी की टीम है, अपने ही पास से व्यवस्था करके। देहरादून प्रशासन सस्ते दामों पर सब्जियां उपलब्ध कराने के लाख दावे कर रहे, लेकिन हकीकत इससे मीलों दूर है। एक तरफ तो दून की मंडियों में सब्जियां सड़ रही हैं, वहीं सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। देहरादून के 20 वीवीआईपी इलाकों में मोबाइल वैन घर घर सब्जियां देने के लिए लगाई गई है। लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ इलाकों की तरफ ही प्रशासन का ध्यान है और अधिकांश इलाकों तक ये सब्जी नहीं पहुंच रही है, और जो सब्जी वहां पहुंच रही है वो बेहद महंगी है। जी, इधर की तरफ कोई भी नहीं आ रही है, और जो आ रहे हैं ठेली वाले बहुत गलत सब्जी देते हैं, मतलब फ्रेश नहीं है। वो गाड़ियाँ कहाँ लगाई है? नहीं, यहाँ कोई वैन नहीं आती। अब पता नहीं वो वैन कहाँ लगी हुई हैं, वीआईपी इलाकों में लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं, लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। गैस के लिए भी हमें वहीं जाना पड़ता है, वहीं से गैस लेके आए। प्रशासन की तरफ से जो गाड़ियां जाती हैं वो मंडी के थोक रेट पर बेचती हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल है कि थोक रेट और फुटकर रेट में डिफरेंस होता है। तो जो अगर ठेली वाले बेच रहे हैं, हमारी जो प्रयास है वो यही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जियों के दाम स्पेसिफिकली लंबे समय के लिए नहीं फिक्स किए जा सकते, क्योंकि वो डेली टू डेली मंडी में जैसी आवक होती है उस पर डिपेंड करता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नैनीताल बैंक ने अपना योगदान दिया है। नैनीताल बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए 26 लाख की धनराशि पीएम केयर फंड और सीएम राहत कोष में दी है। ये राशि बैंक के सभी स्टाफ द्वारा जमा की गई है। साथ ही बैंक का कहना है कि अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो वो राष्ट्र की मदद के लिए आगे रहेंगे। और चूंकि हमारा हेड ऑफिस यहाँ स्टेट में है, तो हमारी स्टेट के प्रति भी जिम्मेवारी बनती है। उसके लिए 11 लाख का फंड जो है हम लोगों ने स्टेट के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने की डिसीजन लिया है, फैसला लिया है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने CSR फंड में से आगे भी अपने स्टेट को मदद करते रहेंगे।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आईआईटी रुड़की लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आईआईटी के प्रोफेसर कमल जैन ने एक ऐप बनाया है जो कोविड-19 के संदिग्धों की लोकेशन पता लगाने के लिए एक मोबाइल ट्रेसर एप्लीकेशन विकसित किया है। साथ ही इस ऐप से कोरोना के संदिग्ध मरीज आपसे कितना दूर है इसका पता भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए क्वारंटीन किए गए लोगों पर भी नजर रखी जा सकती है। दोनों लोगों का जो क्वारंटाइन है, जो पॉजिटिव है, जो नहीं है, सबके लिए है। क्वारंटाइन के लिए है कि उसे अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, तो ये उसका अलार्म दे देगा। मेरे लिए जो जिसको नॉर्मल है उसको पता लग सकता है कि जो क्वारंटाइन है या पॉजिटिव है वो मैं उनसे कितना दूर हूँ। लॉकडाउन के दौरान क्या आम क्या खास सभी घरों में कैद हैं। ऐसे में लोग कोरोना पर आधारित गीत भी तैयार कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाना तैयार किया है। जोशी इससे पहले कुमाऊनी में कई गीतों को भी रच चुके हैं। जालो कमाल बार बार हाथ धोया है जालो कमाल कोरोना होई जांचत वजन छुपाया कोरोना होई जांचत वजन छुपाया अपना दगाड़ा तुम औरों के बचाया औरों के बचाया तुम औरों के बचाया कोरोना 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 डरो ना डरो ना डरो ना डरो ना। उत्तराखंड में जंगलों की आग एक बड़ी समस्या रही है। फायर सीजन में हर साल बड़े पैमाने पर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। इस बार ये खतरा और भी गहरा गया है। कोरोना की दहशत के बीच लॉकडाउन है, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद फॉरेस्ट ऑफिस कंप्लीटली लॉकडाउन है। यहाँ फायर सीजन में 24 घंटे खुला रहने वाला स्टेट कंट्रोल रूम पर भी ताले लगे हुए हैं। प्रदेश में आग कोरोना की तरह धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के राजपुर रोड स्थित हेडक्वार्टर पे खड़ा हूं और यहां पर खड़ा होने का मेरा मकसद ये है कि उत्तराखंड में फायर सीजन जारी है और फायर सीजन के मद्देनजर यहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे पूरे स्टेट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले रुद्रप्रयाग और पौड़ी के शहीदों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में शहीद हवलदार देवेंद्र सिंह और पौड़ी के रांसी हेलीपैड पर शहीद अमित अंथवाल को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर जवानों की भूमि है, सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। देश को आवश्यकता पड़ी तो उत्तराखंड ने हमेशा हमारे जवानों ने अपने शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटके हैं। और 2 दिन पहले हमारे 2 जवान जो एक रुद्रप्रयाग और एक जनपद गढ़वाल से अपना जिनका निवास था उन्होंने अपना बलिदान दिया। मैं राज्य की ओर से मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आया हूँ। हमारे जवानों का बलिदान ये कभी व्यर्थ नहीं। आज दोनों जो हमारे सैनिक और शहीद हुए हैं देश के लिए, समाज के लिए और देश की सुरक्षा करते करते अपने शहीद हो गए, उन दोनों वीरों को आज यहाँ पे राणा और उधर अंथवाल पौड़ी में मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इनका जो जज्बा और जिस तरह देश के लिए समर्पित हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो कहीं भी बेकार नहीं जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।